प्यारे बच्चों, नाइन्थ की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने डिजीज़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनके बारे में भी पढ़ा। आज हम लर्न करेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी किन माध्यम से बीमारी या डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो हाउ डू इन्फेक्शन डिजीज़ स्प्रेड, है ना। इन्फेक्शन की जो डिजीज़ है वो कैसे स्प्रेड होती है ना। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज, है ना। ये जो इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट है, माइक्रोबियल एजेंट है, वो सामान्य तौर से या कॉमनली, है ना, इफेक्टेड पर्सन से किसी भी हेल्दी पर्सन तक बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ वेज से, अलग अलग तरीक़ों से पहुंच जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। इसका सही सीधे अर्थों में हम कहें तो ये जो है वो क्या है, कम्युनिकेबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक पर्सन से अनदर पर्सन में ये स्प्रेड हो सकते हैं। इसलिए ऐसे जो डिजीज़ होती है या ऐसे जो डिजीज़ कॉजिंग, इस तरीके से जो डिजीज़ कॉज्ड होती है, ऐसी डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कोरोना भी अपने आप में एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर, है ना। ऐसी जो बीमारियां हैं उनके माइक्रोब्स जो है वो एयर से भी स्प्रेड हो सकते हैं। दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ, है ना। ऐसा पर्सन जो इन पर्टिकुलर कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो बीमार है या उससे इन्फेक्टेड है ना, तो वो जब स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है तो उसकी बॉडी से या उसके माउथ से ऐसे बहुत से, है ना, ड्रॉपलेट्स जो है वो स्प्रेड होते हैं या फेंके जाते हैं, थ्रोन होते हैं, है ना। और समवन अगर उसके पास में स्टैंडिंग कर रहा है, खड़ा है ना, तो वो जो है ब्रीथिंग करेगा तो उससे वो ड्रॉपलेट्स जो है जिसके अंदर वो माइक्रोब्स हैं वो उनको चांस मिल जाएगा, वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसे ही वो जो समवन एल्स वहाँ पर उसके पास में क्लोजली उसके पास में स्टैंडिंग कर रखा खड़ा है, वो व्यक्ति स्टैंडिंग कर रहा है, वो जैसे ही इनहेल करेगा एयर को तो वो उसकी एयर के साथ उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और उसको भी वो क्या कर देंगे, इन्फेक्टेड कर देंगे, है ना। तो अभी कोरोना जो महामारी है उसमें भी इसी बात को जोर दिया जा रहा है कि आप 2 गज की दूरी रखें, है ना, मुंह पर मास्क रखें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस लेसन के जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो आज के परिवेश में, आज के जो एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा है। इसको आप बहुत ही अच्छे से इसको समझें, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर द कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, और कोरोना भी इसके अंदर आप ऐड कर दें, है ना। तो ये जो डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एयर के थ्रू कम्युनिकेट होती है ना। कोरोना एयर के थ्रू होता नहीं होता है, लेकिन अगर वो बिल्कुल क्लोजली खड़े हैं तो वो एयर के थ्रू अपनी बॉडी में जाएगा, सीधी सी बात है। तो वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर सम सफरिंग, है ना, समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कैचिंग इट आवर सेल्फ। ये हमारे को एक्सपीरियंस है। अगर हम किसी कॉमन कोल्ड से सफ़र, कोई बच्चा है उसके पास में बैठे हैं अगर एक दिन इस क्लास में, तो दूसरे दिन हमारे को भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। अगर आपको है तो आपके छोटे भाई को भी हो जाएगा। तो ये वाली बात है ना। तो ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड और लिविंग कंडीशंस आर द मोर लाइकली इट इज़ दैट सच एयरबॉर्न डिजीज विल स्प्रेड। और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर लोग बाग बहुत मतलब क्लोज जो है रहते हैं, है ना, तो ऐसी जगह पर ये जो एयरबॉर्न डिजीज़ है वो ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। ओके, फिर अपन देखते हैं आगे। डिजीज़ कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर, है ना। कुछ डिजीज़ ऐसी है जो वाटर के थ्रू भी स्प्रेड होती है। दिस अकर्स इफ द एक्सक्रिएटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीज सच एज कोलेरा गेट मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर बाय।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति गट से रिलेटेड किसी डिजीज़ से बीमार है, यानी गट्स का अर्थ होता है आहार नाल जिसको अपन कहते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल या फूड की जो नली है, अगर इससे रिलेटेड कोई बीमार है ना, इसमें किसी के इन्फेक्शन हो रहा है ना, अगर उसका जो एक्सक्रेटा है, उसके बॉडी से निकला हुआ मलमूत्र है, अगर वो ऐसे वाटर से मिक्स हो जाए जिसको लोग बाग पीते हैं, है ना, जैसे किसी नदी के किनारे, ताल तलैया के किनारे, या जहाँ से वो पानी अपने पीने के लिए सप्लाई हो रहा है, वहाँ पर अगर उसका जो मलमूत्र या एक्सक्रेटा जो है, ह्यूमन एक्सक्रेटा, वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो वो वाटर जैसे ही हम पीते हैं तो हम भी उससे बीमार हो जाएंगे। तो द कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर अ हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज इन देम, है ना। तो अपन देखते हैं जो कोलेरा जो बीमारी होती है वो ऐसे वाटर से ही होती है जो किसी न किसी व्यक्ति के जो एक्सक्रिएटा है उससे वो इन्फेक्टेड होता है वो वाटर, और उसको हम पी जाते हैं, इससे ऐसी बीमारी होती है ना। आज अपन है ना, टाइफाइड की बीमारी अभी रेनी सीजन में मोस्टली कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि टाइफाइड के जो वो भी गट से रिलेटेड डिजीज़ है, और जैसे ही वो उसके माइक्रोब्स वाटर के अंदर स्प्रेड होते हैं और उसको अपन पी जाते हैं, तो वो हमारे को, अपन नदी में नहाते हैं तो ये टाइफाइड वगैरह ये चीज़ें अपने बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, है ना। तो द सेक्सुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर, है ना। तो कुछ बीमारी ऐसी भी है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है फैलती है ना। अगर कोई टू पर्सन जो है फिजिकली कांटेक्ट में है ना, तो उनके अंदर ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है। जैसे कि नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और एड्स, है ना, देट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर, है ना। तो ये कुछ दो बीमारियां नाम दे रखा है, जैसे कि सिफिलिस है और एड्स है। तो ये जो डिजीज़ है वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में या वन पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट होती है विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट, है ना। सेक्सुअल कांटेक्ट से ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसके अलावा डिजीज़ आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट। तो ये जो डिजीज़ है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको अपन कह रहे हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट से ये स्प्रेड नहीं होती है। जैसे कि इमेजिन करो कि किसी बच्चे को एड्स की बीमारी है और वो अगर आपके पास में बैठता है, आपके साथ रहता है, आपके साथ खेलता है, तो उससे ये बीमारी हमारे को ट्रांसमिट नहीं होगी या स्प्रेड नहीं होगी जब तक उससे किसी प्रकार का ब्लड या सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो, है ना। तो और भी बता रखे हैं, देखो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि हैंड शेकिंग से, हग, और अगर किसी के ऐसा पर्सन जिसको एड्स हो रहा है उसको उससे अपन हाथ मिलाते हैं, उसके पास में बैठ करके खाना खाते हैं, या उसको गले लगाते हैं, या उसके साथ खेलते हैं स्पोर्ट्स, जैसे रेसलिंग है ना, कुश्ती का खेल खेल रहे हैं उसके साथ, या अदर कोई भी खेल खेलते हैं, तो उस खेल से या इससे हमारे को ऐसी बीमारी नहीं होती है ना। तो अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द वायरस कॉजिंग एड्स कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। और भी इसके HIV के या एड्स के फैलने का और भी माध्यम है, और भी है, जिसमें दूसरा कारण, पहला तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बता रखा है, सेकंड बता रखा है ब्लड, है ना, ब्लड डोनेशन। अगर कोई पर्सन जिसको एड्स है, अगर वो ब्लड डोनेट करेगा किसी हेल्दी पर्सन को, तो उसको एड्स होने की संभावना है ना। और इसके अलावा ऐसा बच्चा, है ना, जो मदर से फीडिंग कर रहा है, और अगर मदर को एड्स की डिजीज़ है, तो उस बच्चे को भी एड्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा एक और बता रखा है जिसमें प्रेगनेंसी, है ना, अगर मदर को एड्स है तो प्रेगनेंसी टाइम में उसके बच्चे को जो उससे बॉर्न होगा उसको भी एड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ रीज़न बता रखे हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा
इन्फेक्टेड पर्सन को अगर किसी डॉक्टर ने इंजेक्ट किया है, इंजेक्शन लगाया है सुई सिरिंज जी, और उसी सुई से उसी सिरिंज से अगर हमारे को वापस इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उससे भी हम एड्स से इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कभी भी डॉक्टर के पास जाओ तो सिरिंज जो है और सुई जो है वो हमेशा नई काम में लेनी है। वैसा ध्यान रखना है कि कहीं डॉक्टर पहले से यूज़ की हुई सिरिंज तो वापस हमारे लिए यूज़ तो नहीं कर रहा है, वरना हो सकता है हम भी एड्स से इन्फेक्ट हो जाएं। ओके, तो वी लिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फॉल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस, है ना। हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। इट इज़ इनवाइटेबल, है ना, दैट मैनी डिजीज विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स, है ना। ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवा देते हैं, और दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट, है ना। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, किसी सिक पर्सन से उन माइक्रोब्स को या बीमारी पैदा करने वाले जीवों को लेते हैं और हमारी या कोई पोटेंशियल होस्ट है जो एकदम स्वस्थ है उसकी बॉडी में उसको एंटर करवा देते हैं, है ना। दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडिएटर्स एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स, है ना। ऐसे जो जीव होते हैं उनको हम इंटरमीडिएटर बोलते हैं, और इसके अलावा ये जो है वेक्टर कहलाते हैं, वाहक, यानी बीमारी को ले जाते हैं, बल्कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ का उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, और किसी पे होता भी है तो कहीं पे नहीं होता है, तो नहीं होता है और वो दूसरों तक फैला देते हैं, हमारे तक लेके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर 13.2 दे रखा है, इसमें बहुत सारे मीडियम बता रखे हैं जिनके थ्रू जो है डिजीज़ जो है स्प्रेड होती है। ओके, अब यहाँ अपन देखते हैं जैसे ऐसे कौन कौन से वेक्टर्स हैं। तो द कॉमनेस्ट वेक्टर्स वी ऑल नोन आर मॉस्किटोज, है ना। जो सबसे कॉमन ऐसा वेक्टर है जो डिजीज़ को स्प्रेड करता है उसमें मॉस्किटो है, और दूसरा है हाउस फ्लाई, है ना, घरेलू मक्खी जिसको अपन बोलते हैं। तो ये भी डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। मॉस्किटो जो है वो स्पेशली, तो मॉस्किटो बिल्कुल मलेरिया जैसे, डेंगू जैसे, है ना, जो माइक्रोब्स हैं तो उनको एक मलेरिया और डेंगू के जो माइक्रोब्स हैं उनको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन मैनी species of mosquitoes the female need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature egg, है ना। बहुत सारी ऐसी मॉस्किटो की ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ होती है जिसमें जो फीमेल होती है ना उनको अंडे देने के लिए बहुत सारा, है ना, भोजन चाहिए या न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, ये हमारे ब्लड से लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, है ना। तो वो इसलिए मॉस्किटो है ना, स्पेशली आपने पढ़ा है पहले भी कि मलेरिया का जो डिजीज़ को कैरियर कौन है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, है ना। और डेंगू का जो वायरस है उसको स्प्रेड करने वाला जो वेक्टर है उसका नाम है फीमेल एडीज़ मॉस्किटो, है ना। तो ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो फीमेल मॉस्किटो, और ये क्यों स्प्रेड करते हैं, क्योंकि इनको फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए वो पर्सन टू पर्सन बाइट करते रहते हैं, काटते रहते हैं, उनसे ब्लड सक करते हैं। तो जब वो ब्लड सकिंग करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर जो लाए हुए माइक्रोब्स हैं वो हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर देते हैं, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा मॉस्किटोज फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है ना। मॉस्किटो जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के ऊपर फीड करता है, जिसमें हम भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग अस, हमारे ऊपर भी मॉस्किटो फीड करता है। तो इन दिस वे दे कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इस तरीके से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना। फिर आता है ऑर्गन्स स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो किसी ऑर्गन को इफ़ेक्ट करने वाले और किसी टिश्यू को इफ़ेक्ट करने वाले
करने पर क्या अभिव्यक्ति होती है। जैसे कोई पर्टिकुलर और कुछ डिजीज़ जो होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, और कुछ डिजीज़ होती है कोई पर्टिकुलर टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करती है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है, कहाँ कौन सा डिजीज़ जो है हमारी बॉडी में एंटर होके किस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को वो इफ़ेक्ट करेगा, या किसी किसी भी जगह पर इफ़ेक्ट कर सकता है ना। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंस मीन्स। हमने देखा है कि अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मीन्स से वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं डिजीज़ के माइक्रोब्स। और वेयर डू दे गो देन, और हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद वो जाते कहाँ हैं, है ना, कहाँ पर वो अपना इफेक्ट करेंगे, कहाँ अपना दुकानदारी किस जगह पर लगाएंगे भाई, है ना। तो द बॉडी इज़ वेरी लार्ज, है ना, व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब्स। जब हम माइक्रोब्स से उन अपनी बॉडी को कंपेयर करें तो हम देखते हैं हमारी बॉडी तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, क्यों माइक्रोब्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटा सा होता है, और बॉडी बहुत बड़ी होती है उसके कंपेयर में। सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस, है ना, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ वेयर दे कुड गो। इसलिए हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जहाँ पर ये माइक्रोब्स जा सकते हैं। तो वेयर दे कुड गो, तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन्स, क्या सभी माइक्रोब्स एक ही जगह पर अपना इफेक्ट करेंगे, या और डू दे गो डिफरेंट वंस, या अलग अलग जगह पर अपना इफेक्ट डालते हैं। ये क्वेश्चन सोचने वाला है, आप इस पर विचार करें कि कोई भी माइक्रोब्स बॉडी में एंटर हुआ तो सबसे पहले कहाँ इफेक्ट करेगा, है ना, वो उस प्लेस का नाम क्या है। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स सीम टू हैव इवॉल्व्ड टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग स्पीसीज़ के जो माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा जो ये सिम्टम्स या उनके द्वारा जो इफ़ेक्ट हो रहा है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर उसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री, यानी कौन सी स्पीसीज़ का माइक्रोब्स किस बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा, इसका जो सिलेक्शन जो है या इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस जगह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, है ना, उस बॉडी पार्ट का क्या कौन सा बॉडी पार्ट है जहाँ से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ। तो इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया नोज, अगर माइक्रोब्स या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारी नोज़ के थ्रू एयर के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स, तो वो नोज़ के थ्रू होते हुए कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे और लंग्स को इफ़ेक्ट करेंगे। दिस इज़ सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस, और ये आपने देख सकते हो आप कि जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो ट्यूबरकुलोसिस, है ना, वो ऐसे बैक्टीरिया से होती है जो नोज़ के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, है ना। ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों से या लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है। ओके, इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर ये माइक्रोब्स माउथ के थ्रू एंटर करेंगे तो दे कैन स्टे इन द गट, है ना, लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर वो माउथ से एंटर करेंगे तो ये जो अपनी जो फूड पाइप है ना, जिसको अपन गट बोलते हैं, है ना, तो उसके अंदर वो एंटर कर जाएंगे, जैसे कि टाइफाइड वगैरह है ना, टाइफाइड क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया हैं। ओके, और दे कैन गो टू लीवर, वो वहाँ से लीवर में जा सकते हैं। द वायरस दैट कॉज जॉइंडिस, जैसे कि वो वायरस जो जॉइंडिस को क्रिएट करते हैं, है ना, पीलिया जिसको अपन कहते हैं, तो उसमें कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है, लीवर, है ना, जॉइंडिस में लीवर इफेक्ट होता है। फिर है बट दीज नीड नॉट ऑलवेज बी द केस, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एन इन्फेक्शन लाइक HIV, कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो एंटर कहीं से हो जाते हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर साइट पर ही अपना इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि अपन HIV की बात करें तो दैट कम्स इनटू द बॉडी वाया सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो HIV जो है हमारी ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जो है एंटर करता है, तो ये जो है विल स्प्रेड टू लिम्फ नॉड ऑल ओवर द बॉडी, और ये HIV का वायरस जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो लिम्फ नॉड्स हैं वहाँ पर चला जाएगा और उस लिम्फ नॉड को इफेक्ट करेगा।
मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट, है ना। अब मलेरिया का जो माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर होगा, जहाँ मर्जी हो जहाँ से हो सकता है। मॉस्किटो ने आपको कहाँ पर बाइट किया है वहाँ से एंटर हो जाएगा, और जाएगा कहाँ पर, लीवर पर। विल गो टू द लीवर एंड देन टू द रेड ब्लड सेल, और लीवर के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, रेड ब्लड सेल में, और वहाँ पर अपना इन्फेक्शन फैलाएगा। द वायरस कॉजिंग जापानीज एनसिफिलिस, है ना, और ब्रेन फीवर, जो जापानीज ब्रेन फीवर या जापानीज जो ब्रेन फीवर से रिलेटेड जो वायरस हैं वो विल सिमिलरली एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट, और ये मॉस्किटो बाइट से हमारी बॉडी में एंटर करता है और ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। ओके, द साइन एंड सिम्टम ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन्स विच द माइक्रोब टारगेट, और हमारी बॉडी के अंदर जो इसके जो सिम्टम्स क्रिएट होंगे वो उन टिश्यूज़ पर डिपेंड करते हैं जिन टिश्यूज़ को इन माइक्रोब्स ने टारगेट किया है ना। इफ़ द लंग्स आर द टारगेट, अगर इन माइक्रोब्स ने लंग्स को टारगेट किया है तो सिम्टम क्या होंगे, कफ और ब्रेथलेसनेस, है ना, कफिंग होगी, खांसी होगी, और आप सांस नहीं ले पाओगे, जैसे कोरोना वाली बात यहाँ पर भी आती है ना। इफ़ द लीवर इज टारगेटेड, अगर उन माइक्रोब्स ने लीवर को टारगेट किया है तो देयर विल बी जॉइंडिस, जॉइंडिस होगा, पीलिया होगा, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, आँखें, आइज़ है, नेल्स हैं, है ना, स्किन्स है, ये येलो कलर की हो जाएगी, है ना। इफ़ द ब्रेन इज़ द टारगेट, अगर ब्रेन को टारगेट किया है तो वी विल ऑब्जर्व हेडेक, हेडेक होगी, वॉमिटिंग होगी, फिट और अनकॉन्शियसनेस होगी। ओके, तो वी कैन इमेजिन, वी कैन imagine what the symptoms and sign of an infections will be if we know what the target tissue or organ is and the function that are carried out by these tissue or organs। तो इस तरीके से जो माइक्रोब्स ने जिन बॉडी पार्ट्स को या जिन टिश्यूज़ को उसने टारगेट किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स डेवलप होंगे, और वो ऑर्गन्स जो है पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करता था वो वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम उससे आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सी डिजीज़ हो रही है। जैसे आपको भूख नहीं लग रही है तो इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो गट्स है, फूड पाइप है, उसके अंदर कोई न कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि टाइफाइड वगैरह हो सकता है, स्किन वगैरह अगर येलो हो गई तो जॉइंडिस हो सकता है ना। तो ये है सब। फिर बात करते हैं अपन, in addition to these tissue specified effect of infectious disease there will be other common effect too, है ना। तो ये टिश्यू को इफ़ेक्ट करने पर जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे भी सिम्टम्स हैं जो दूसरे कॉमन सिम्टम्स कहलाते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि WBC, इम्यून सिस्टम को क्रिएट करने वाला जो सेल है उसका नाम है WBC। तो हमारी WBC कैसी है, अगर WBC पावरफुल है तो हमारी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स नज़र आएंगे नहीं आएंगे। अभी भी अपन सुनते हैं कि उस व्यक्ति को कोरोना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जिसका इम्यून पावर अच्छा है ना, जिसका इम्यून पावर अच्छा है वो उसको इस पे इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। इसलिए जिसकी एज 60 से अबूव है, और हम जानते हैं 60 से अबूव जो भी वृद्ध आदमी हैं वो कमज़ोर होते हैं, जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, तो उनका इम्यून पावर कमज़ोर होता है 60 से अबूव वाले और 15 से नीचे वाले। तो इसलिए इनको घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है डॉक्टर्स के द्वारा। तो वो यही कारण है कि उनका इम्यून पावर जो है क्या है, वीक है। और बाकी के बीच की रेंज के हैं, हो सकता है उसमें किसी का कमज़ोर भी हो, लेकिन मोस्टली इम्यून पावर ठीक होता है, इसलिए वो ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट नहीं करते। हाँ, तो एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मैनी सेल्स टू द इफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, पावरफुल होता है, तो उससे क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर साइट पर जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है वहाँ पर ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्स को वहाँ पर रिक्रूट कर देते हैं, वहाँ पर
जमा कर देते हैं, जिससे क्या होती है कि वो WBC उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या कर देती है, किल कर देती है, मार देती है, और हम स्वस्थ हो जाते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन के नाम से जानते हैं, है ना। हिंदी में इसको शोध कहते हैं। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट सच एज फीवर। तो जब ये प्रोसेस हो रहा है, यानी कि WBC वहाँ पर जमा हो रही है या सेल वहाँ पर जमा हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में हमारे स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग का मतलब सोजिश आ जाना, और उस पर्टिकुलर पार्ट में हमारे दर्द होने लगता है ना, या फिर बुखार आने लगता है। तो ये सभी इस इम्यूनिटी सिस्टम के जो उस माइक्रोब से लड़ रही है, तो वहाँ पर ऐसा इफ़ेक्ट जो है हमारे को नज़र आता है। In some cases, the tissue specificity of these infection lead to very general seeming effect, ना। कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सामान्य प्रभाव भी नज़र आते हैं, जैसे कि सामान्य प्रभाव भी दिख जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इन HIV इन्फेक्शन, द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन। तो HIV में क्या होता है कि जो वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि हमारी WBC को ख़त्म कर देता है। अब WBC है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जैसे ही माइक्रोब्स एंटर हुए तो उनको खदेड़ने वाला कोई नहीं है, उनको डिफीट देने वाला कोई नहीं है। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी कभी भी इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, है ना। तो thus many of effect of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infection that we face every day, है ना। हम प्रतिदिन बहुत सारे इन्फेक्शन से फेस करते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं, लेकिन WBC उनको ख़त्म कर देती है। अगर WBC नहीं है तो वो छोटे छोटे इन्फेक्शन भी, माइनर इन्फेक्शन भी हमारे को बीमार कर देंगे। इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया। तो जिस व्यक्ति को HIV/AIDS हो जाता है तो उसको छोटा सा जुकाम भी निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि WBC है ही नहीं, कौन उसको बचाएगा बेचारे को। तो सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विथ ब्लड लॉस। अगर उस व्यक्ति को छोटा सा भी अगर गट का इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी गट्स से ब्लड लॉस होने लगेगा, ब्लड आने लगेगा, और जो डायरिया होगा उसमें भी ब्लड जो है वो बॉडी से निकलने लगेगा, है ना। तो अल्टीमेटली इट इज़ दीज अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV/AIDS। इसलिए HIV वाले व्यक्ति को नॉर्मल जो इन्फेक्शन होते हैं उससे भी उनकी मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए दवाई वगैरह लेते देते रहना चाहिए उनको टाइम पर। तो इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी, है ना। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि हमारी बॉडी में कितने माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं, है ना, उनके आधार पर ही हमारी बॉडी के ऊपर सिम्टम्स का प्रभाव दिखेगा। अगर कुछ माइक्रोब्स ही एंटर हुए हैं तो हम ज़्यादा हमारे को इफ़ेक्ट शो नहीं होंगे, और ज़्यादा अगर माइक्रोब्स एंटर हो गए तो हमारी बॉडी जो है तुरंत उसके सिम्टम्स जो है शो होने लग जाएंगे बॉडी पर, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी स्मॉल द डिजीज़ मैनिफेस्टेशन, जो उस बीमारी का जो प्रभाव है मे बी माइनर और अननोटिस, उसका इफेक्ट हमारे को नज़र नहीं आएगा। बट इफ़ द नंबर इज़ ऑफ द सम माइक्रोब्स लार्ज, अगर ज़्यादा नंबर में माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर हुए द डिजीज़ कैन बी सीवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, है ना। हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर ज़्यादा माइक्रोब एंटर हो गए। द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। इसलिए इम्यून सिस्टम जिसका पावरफुल होता है वो व्यक्ति जो है उसका WBC जो है उन माइक्रोब्स को ख़त्म कर देती है, और इसलिए हमारी बॉडी जो है सर्वाइव कर पाती है, जिंदा रहती है। इसलिए हमें नित्य प्रति योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, बॉडी को हेल्दी रखनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना। और हमारी फूड हैबिट जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। हाथ धोकर खाना खाओ, हाथ धोकर घर में एंटर करो, मुंह पर मास्क रखो ताकि ज़्यादा ये माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाए, है ना। और वी शैल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट अ लिटिल लेटर इन द चैप्टर, इसके बारे में और भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो इन बातों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जो है स्वस्थ रह सकें।
और दूसरों को भी इसके बारे में आप अपने घर पर बताएं, है ना। एक अच्छी बातें जो इस चैप्टर के अंदर हमारे को सीखने को मिल रही है। ओके, थैंक यू। आज इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट।